अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। 10th क्लास के सोशल साइंस में पॉलिटिकल साइंस बुक का 4th चैप्टर जाति, धर्म और लैंगिक मसले, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट पढ़ने जा रहे हैं। इस चैप्टर में हम देखने का प्रयास करेंगे कि समाज में पाई जाने वाली ये 3 सामाजिक विविधताएं, लिंग, धर्म, जाति, ये असमानताएं कैसी हैं और राजनीति में इनकी अभिव्यक्ति कैसे होती है। और साथ ही यह भी देखेंगे कि लोकतंत्र के लिए ये लाभदायक है या नुकसानदायक। सो इन दिस चैप्टर वी विल ट्राई टू नो अबाउट सोशल डिफरेंसेस बेस्ड ऑन जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट. These social differences leads to social division and inequalities. We study nature of these divisions and how it get expressed in politics. Let's begin. First of all, we talk about gender and politics. लिंग के आधार पर सभी देशों में स्त्री और पुरुष पाए जाते हैं। लैंगिक असमानता का आधार स्त्री और पुरुष की जैविक बनावट ही नहीं, बल्कि इन दोनों के बारे में प्रचलित रूढ़ छवियाँ, स्टीरियोटाइप और तयशुदा सामाजिक भूमिकाएं हैं। लिंग के आधार पर निजी और सार्वजनिक का विभाजन पाया जाता है, पब्लिक एंड प्राइवेट डिवीजन ऑफ लेबर ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। औरतें घर का सारा कामकाज जैसे खाना बनाना, सफाई करना, कपड़े धोना और बच्चों की देखभाल करना आदि काम करती हैं, जबकि पुरुष घर के बाहर का काम करते हैं। यह भूमिका सामान्यतः देखने को मिलती है। ऐसा नहीं है कि पुरुष घर का काम नहीं कर सकते और महिलाएं बाहर का काम नहीं कर सकती, दोनों कर सकते हैं, दोनों करते भी हैं। लेकिन ज़्यादातर देखने में यही आता है कि महिलाएं घरेलू कार्य और पुरुष आजीविका के लिए बाहरी कार्य करते हैं। सदियों से चले आ रहे इस प्रकार के श्रम विभाजन का नतीजा यह निकला कि औरतें घर की चारदीवारी तक सीमित होकर रह गई और घर के बाहर का सार्वजनिक जीवन इसमें पुरुष भूमिका निभाने लगे। अब हम स्त्री और पुरुष की इन भूमिकाओं का राजनीति विज्ञान में विश्लेषण करें तो पाते हैं कि राजनीति में पुरुषों का वर्चस्व है। ऐसा क्यों है? क्योंकि घर के बाहर के काम पुरुष के हिस्से में है, तो राजनीति में भूमिका जैसे सार्वजनिक कामों में भी पुरुष का वर्चस्व है। जबकि दुनिया में लगभग आधी आबादी महिलाओं की है, तो राजनीति में भी इनकी भूमिका 50% होनी चाहिए इसी अनुपात में, जबकि 50% भागीदारी महिलाओं की है नहीं। बामुश्किल 10 से 20% तक सीमित हैं महिलाएं राजनीति में। तो इस प्रकार स्पष्ट है, राजनीति में महिलाओं की भागीदारी काफ़ी कम है। लिंग के आधार पर यह अंतर या भेदभाव राजनीति तक ही सीमित नहीं है। हमारा समाज आज भी एक पितृ प्रधान समाज है, मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी। इसी पितृ प्रधान व्यवस्था या मानसिकता के चलते महिलाओं के साथ अन्य क्षेत्रों में भी भेदभाव देखने को मिलता है। उदाहरण के लिए भारत में 2011 की साक्षरता दर को देखें तो पाते हैं कि 54% महिलाएं साक्षर हैं, जबकि पुरुषों की साक्षरता दर 76% है। तो इसका मतलब हमारा समाज शिक्षा देने में भी महिला और पुरुष के आधार पर भेदभाव करता है। लड़कों को शिक्षा ज़्यादा मिलती है, जबकि लड़कियों को शिक्षा के कम अवसर दिए जाते हैं। तो यह महिलाओं के साथ शिक्षा के आधार पर भेदभाव हो गया। दूसरा उदाहरण, रोजगार के क्षेत्र में महिलाओं को कम तनख्वाह मिलती है। समान मजदूरी से संबंधित अधिनियम में कहा गया है कि समान काम के लिए समान मजदूरी दी जाएगी, लेकिन सरकारी नौकरियों को छोड़कर अन्य जगह महिलाओं को कम वेतन या कम मजदूरी दी जाती है। यह वेतन भेदभाव खेलकूद की दुनिया से लेकर सिनेमा के संसार तक और कल कारखानों से लेकर खेत खलिहान तक जारी है। महिला खिलाड़ियों को कम पैसा मिलता है, जबकि पुरुष खिलाड़ियों को ज़्यादा पैसा दिया जाता है। फिल्मों में काम करने का हीरो को ज़्यादा रुपया मिलता है, जबकि हीरोइन को बराबर काम करने पर भी कम पैसा मिलता है। इसी प्रकार बात चाहे खेत में दिहाड़ी की हो या कारखाने में मजदूरी की, महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम पैसा दिया जाता है। तो आर्थिक आधार पर यह भेदभाव किया जाता है।
आज भी देखने को मिलता है। इसी प्रकार भेदभाव का एक और उदाहरण देखें। भारत में सेंसस 2011 के अनुसार सेक्स रेशो देखें तो प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या 933 थी। लड़कियों की यह कम संख्या बता रही है कि भारत में माँ बाप को सिर्फ लड़के की चाह होती है, अतः लड़कियों को जन्म देने से पहले ही मार दिया जाता है, भ्रूण हत्या कर दी जाती है। तो लिंग के आधार पर भेदभाव किया जाता है। इसके अलावा महिलाओं को उत्पीड़न, शोषण का शिकार होना पड़ता है, समाज में काफ़ी असुरक्षित महसूस करती हैं, घरेलू हिंसा झेलनी पड़ती है। तो इस प्रकार स्पष्ट है, समाज में लिंग के आधार पर महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है। प्राय प्रत्येक क्षेत्र में भेदभाव का शिकार होना पड़ता है, सर्वविदित है, सार्वजनिक है। लेकिन हम यहाँ राजनीति विज्ञान में बात करेंगे केवल राजनीति के क्षेत्र में होने वाले भेदभाव की। राजनीति में महिलाओं की भागीदारी कम है। वुमेन्स पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन इज सो लेस। उदाहरण के लिए 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद स्थिति देखें, महिला सांसदों की संख्या केवल 78 है, जो कि कुल सदस्यों 542 की 14% है। दिस इज हाईएस्ट नंबर आफ्टर इंडिपेंडेंस, बट इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन पार्लियामेंट स्टिल हैज़ ए लॉन्ग वे टू गो। दूर की कौड़ी लगती है। इसी प्रकार राज्यों की विधानसभाओं में भी महिलाओं का प्रतिनिधित्व काफ़ी कम है। उदाहरण के लिए वर्तमान राजस्थान की विधानसभा में 200 विधायकों में से महिला विधायक केवल 25 हैं, 12.5%। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश के कुल 403 विधायकों में से 40 महिला विधायक हैं, 10%। बिहार में 28 महिला एमएलए हैं, 272 सदस्यों में से 11%। तो इस प्रकार स्पष्ट है, महिलाओं का राज्यों की विधानसभाओं और देश की संसद में काफ़ी कम प्रतिनिधित्व है। भारत राजनीति में महिलाओं की भागीदारी के मामले में अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के विकासशील देशों से भी पीछे है। स्क्रीन पर जो आप टेबल देख रहे हैं, यह विश्व के विभिन्न क्षेत्रों की राष्ट्रीय संसद में महिलाओं की संख्या प्रतिशत में दिखाती हुई एक टेबल है। महिलाओं की भागीदारी काफ़ी कम है। लगभग आधी आबादी वाली महिलाओं का राजनीति में भागीदारी का विश्व औसत 16.8% है, 16.8%। हालांकि यह 2006 के आंकड़े हैं, वर्तमान में थोड़ी बहुत वृद्धि हुई भी होगी, लेकिन फिर भी 20% से ज़्यादा इजाफा नहीं हुआ है। राजनीति में महिलाओं की कम भागीदारी एक वैश्विक समस्या है। इस समस्या को सुलझाने का एक तरीका है, संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को आरक्षण दे दिया जाए। भारत में पंचायती राज के अंतर्गत कुछ ऐसी व्यवस्था की गई है, यानी ग्राम पंचायतों और नगर पालिकाओं में महिलाओं को 1/3 आरक्षण दिया गया है। आज भारत के ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों में 10 लाख से ज़्यादा महिला जनप्रतिनिधि हैं। इस प्रकार 1/3 महिला आरक्षण का प्रावधान राज्यों की विधानसभाओं और देश की संसद में कर दिया जाए तो वहाँ भी महिलाओं की भागीदारी बढ़ जाएगी। महिलाओं की व्यवस्थापिका में भागीदारी बढ़ेगी तो कानून निर्माण में भी भागीदारी बढ़ेगी। महिलाओं के संदर्भ में और बेहतर कानून बनेंगे, महिलाओं की स्थिति में सुधार होगा। महिला आरक्षण विधेयक संसद में दशकों से लटका पड़ा है। सर्वप्रथम 1996 में इस आशय का विधेयक पेश किया गया था। इसे कई बार पुनः संसद में पेश किया गया, लेकिन आज तक यह विधेयक पास नहीं हो पाया है, कानून नहीं बन पाया है। पुरुष सदस्यों को अपनी सीटें गंवानी पड़ेंगी। इसी मानसिकता के चलते आज यह बिल पास नहीं हो पाया आज तक। सभी राजनीतिक दल कहते हैं कि हम महिला आरक्षण के पक्ष में हैं, लेकिन संसद में पास करते समय कोई न कोई अड़चन बताकर समर्थन नहीं करते और यह बिल पास नहीं हो पाता। खैर, महिला आरक्षण तो एक सीधा और सरल रास्ता है राजनीति में महिला प्रतिनिधित्व बढ़ाने का, जबकि दूसरी तरफ समाज में महिलाओं को राजनीति में स्वयं पहल करते हुए आगे आना चाहिए। स्वयं राजनीतिक दलों को
अपने स्तर पर टिकट वितरण में महिला भागीदारी बढ़ाने के प्रयास करने चाहिए। काफ़ी महिला संगठन इस बात को लेकर जागरूकता पैदा कर रहे हैं। आने वाले समय में राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ने की उम्मीद कर सकते हैं। आइए अब हम समाज में पाए जाने वाले दूसरे सामाजिक विभाजन पर चर्चा करें। यह विभाजन है धार्मिक, सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन रिलीजियस डिफरेंसेस। दुनिया में धार्मिक आधार पर अंतर देखने को मिलता है। अलग अलग धर्म के लोग पाए जाते हैं। कई बार कई देशों में हम एक ही धर्म को मानने वाले लोग भी देखते हैं। पूर्व में हम पढ़ चुके हैं सामाजिक विभाजन वाले चैप्टर में। उत्तरी आयरलैंड के उदाहरण में हमने देखा था कि उत्तरी आयरलैंड में ऊपरी तौर पर एक ही धर्म के लोग यानी ईसाई धर्म के लोग दिखाई देते हैं, लेकिन इनमें भी कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट ऐसे दो संप्रदाय पाए जाते हैं और इनमें पूजा पद्धतियों में भी अंतर है, मान्यताओं में भी डिफरेंसेस हैं। राजनीति विज्ञान में हम धर्म का राजनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू से विश्लेषण करेंगे, यानी यहाँ हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि धर्म की राजनीति में क्या अभिव्यक्ति है, क्या भूमिका है। धर्म की राजनीति में अभिव्यक्ति या भूमिका पढ़ने से पहले 3 बातों पर गौर कीजिए। नंबर 1, गांधी जी कहा करते थे कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। यहाँ गांधी जी का धर्म से मतलब कोई हिंदू धर्म या इस्लाम धर्म से नहीं है। गांधी जी का धर्म से अभिप्राय नैतिक मूल्यों से है। अर्थात गांधी जी का मानना था कि राजनीति में राजधर्म का पालन करना चाहिए, अर्थात उच्च नैतिक आचरण को अपनाना चाहिए। दूसरी बात, देश के मानवाधिकार संगठन कहते हैं कि देश में सांप्रदायिक दंगों में ज़्यादातर लोग अल्पसंख्यक समुदाय के मरते हैं। इनकी मांग है कि सरकार अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए विशेष प्रयास करे। तीसरी एक बात, महिला आंदोलनों का कहना है कि सभी धर्मों में वर्णित पारिवारिक कानून फैमिली लॉज महिलाओं से भेदभाव करते हैं। इनकी मांग है कि सरकार को भेदभाव वाले कानून समाप्त कर महिला पुरुष समानता आधारित व्यवस्था लागू करनी चाहिए। ये तीनों बातें धर्म और राजनीति से जुड़े मसले हैं। एक तरफ लोगों को एक धार्मिक समुदाय के तौर पर अपनी ज़रूरतों, अपने हितों, अपनी मांगों को राजनीति में उठाने का अधिकार होना चाहिए और दूसरी तरफ सरकार को सभी धर्मों के साथ समान बर्ताव करना चाहिए। लेकिन धर्म और राजनीति यह संबंध जितना सरल दिखता है उतना है नहीं। समस्या तब शुरू होती है जब धर्म को राष्ट्र का आधार मान लिया जाता है। राजनीति में धर्म का इस्तेमाल राजनीतिक लाभ या नुकसान को ध्यान में रखते हुए किया जाता है तो स्थिति जटिल हो जाती है। पिछले चैप्टर सामाजिक विविधता में हम उत्तरी आयरलैंड के बारे में पढ़ चुके हैं। कैसे उत्तरी आयरलैंड की पॉलिटिकल पार्टीज धर्म के आधार पर काम करती हैं जाना था। राजनीति में लोग या राजनीतिक दल बहुसंख्यक समुदाय के धर्म के पक्ष में और अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म के खिलाफ मोर्चा खोल लेते हैं। इस प्रकार राजनीतिक दल राजनीतिक फ़ायदा लेने के लिए बहुसंख्यक समुदाय के धर्म का इस्तेमाल करते हैं, पॉलिटिकल माइलेज लेने का प्रयास करते हैं, सत्ता में आने का प्रयास करते हैं। यह सांप्रदायिकता की स्थिति कहलाती है कम्युनलिज्म। सांप्रदायिकता को हम ऐसे परिभाषित कर सकते हैं, जब एक धर्म के विचारों को श्रेष्ठ माना जाने लगता है और दूसरे धर्म को तुच्छ या हीन मानना शुरू कर दिया जाता है और उसकी आलोचना निंदा करना शुरू कर दें, तो यह सांप्रदायिकता है। सांप्रदायिकता में एक धार्मिक समूह अपनी मांगों को दूसरे समूह के विरोध में खड़ा करने लगता है। इस प्रक्रिया में जब राज्य अपनी सत्ता का इस्तेमाल किसी एक धर्म के पक्ष में करने लगता है तो स्थिति और गंभीर हो जाती है। राजनीतिक दल इस स्थिति में जब यह सोचकर फैसला लेता है कि कौन से धार्मिक समूह को समर्थन देने से ज़्यादा लाभ होगा या ज़्यादा वोट मिलेंगे। इस प्रकार राजनीति से धर्म को इस तरह
जोड़ना, यही सांप्रदायिकता है। यानी कह सकते हैं धर्म का सियासत में इस्तेमाल करना ही सांप्रदायिकता है। बढ़ती सांप्रदायिकता के चलते यह देखने में आता है कि एक समुदाय जो अल्पसंख्यक को दूसरे धार्मिक समुदाय जो बहुसंख्यक है के वर्चस्व में रहना होगा या फिर उसके लिए अलग राष्ट्र बनाना होगा। लेकिन यह बात भी पूरी तरह लागू नहीं होती, क्योंकि एक धर्म से जुड़े सभी लोग एक तरह से नहीं सोचते। एक धर्म के अलावा उनकी पहचान, उनकी हैसियत, उनकी भूमिका अलग अलग होती है। सांप्रदायिकता राजनीति में अनेक रूप धारण कर सकती है। कम्युनलिज्म कैन टेक वेरियस फॉर्म्स इन पॉलिटिक्स। धार्मिक पूर्वाग्रह, रिलीजियस प्रिजुडिस, धार्मिक समुदायों के बारे में बनी बनाई धारणाएं, स्टीरियोटाइप्स ऑफ रिलीजियस कम्युनिटीज़, एक धर्म को दूसरे से श्रेष्ठ मानने की धारणाएं, बिलीव इन सुपीरियोरिटी ऑफ योर ओन रिलीजन। ये चीज़ें इतनी स्वाभाविक और आम हैं कि हमारे भीतर होती हैं और हमारा ध्यान भी नहीं जाता इनकी तरफ। हमें पता ही नहीं चलता कि हम भी कहीं न कहीं इनसे ग्रसित होते हैं। यानी हमारा जो भी धर्म है उसको हम मन ही मन में दूसरे अन्य धर्मानुयायियों से श्रेष्ठ मानने लगते हैं। तो इस प्रकार सांप्रदायिकता की शुरुआत व्यक्तिगत स्तर पर इस प्रकार के विचार पूर्व धारणाओं से होती है जो हमारे मन में घर किए रहते हैं। भले ही इनका हम प्रकटीकरण नहीं करें किसी के सामने, लेकिन हमारे मन में ये चीज़ें घर किए रहती हैं। दूसरी, यही सांप्रदायिक सोच फिर अपने समुदाय या का राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयास करती है। जो लोग बहुसंख्यक हैं वह अपना वर्चस्व स्थापित करने का प्रयास करते हैं। उनकी यह कोशिश बहुसंख्यकवाद का रूप ले लेती है, जैसा हमने श्रीलंका के उदाहरण में देखा था। दूसरी तरफ अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भी अलग राजनीतिक संगठन बनाकर संगठित होना शुरू कर देते हैं। सांप्रदायिकता के चलते बने राजनीतिक संगठन धर्म के पवित्र प्रतीकों, धर्मगुरुओं, भावनात्मक अपील और अपने ही लोगों के मन में डर बैठाने कि आप खतरे में हैं जैसे तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, या यूँ कहें कि इस प्रकार के हथकंडे अपनाए जाते हैं। चुनावों के समय हम देखते हैं कि एक धर्म के मतदाताओं की भावनाओं या हितों की बात की जाती है, यानी धार्मिक भावनाओं को बुनाकर वोट हासिल करने का प्रयास किया जाता है। और लास्ट में सांप्रदायिक मानसिकता सांप्रदायिक दंगों के रूप में सामने आती है। संप्रदाय के आधार पर हिंसा, दंगा और नरसंहार कराती है। भारत विभाजन के समय बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगे देखने को मिले और आज भी सांप्रदायिक हिंसा देखने को मिलती है। मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं यदाकदा होती रहती हैं। सांप्रदायिक हिंसा या दंगे सांप्रदायिकता का सबसे विकराल रूप है, सबसे गंदा रूप है, सांप्रदायिक मानसिकता की पराकाष्ठा है। सांप्रदायिक सोच के चलते भारत विभाजन हुआ। 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ और जब संविधान सभा अपना काम कर रही थी तब सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे भारत में। तो हमारे संविधान निर्माता इस चुनौती के प्रति सचेत थे। इसी कारण उन्होंने भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाना तय किया, यानी भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं होगा, धर्म के प्रति निरपेक्ष भाव, न्यूट्रल। संविधान में किसी धर्म विशेष को तवज्जो नहीं दी गई, सभी धर्मों को समान माना गया। जबकि हम देखते हैं कई देशों में धर्म विशेष को विशेष दर्जा दिया जाता है, जैसे श्रीलंका में बौद्ध धर्म, पाकिस्तान में इस्लाम धर्म, इंग्लैंड में ईसाई धर्म। लेकिन भारत के संविधान में किसी भी धर्म को विशेष दर्जा नहीं दिया गया, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, भारत का संविधान हमें यानी सभी नागरिकों और समुदायों को किसी भी धर्म का पालन करने और प्रचार करने की पूरी आज़ादी देता है। तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात, संविधान में यह कहा गया है कि भारत में धर्म के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके अलावा संविधान में यह व्यवस्था भी की गई है कि जहाँ कहीं
धार्मिक समुदायों में भेदभाव और असमानता दिखे, वहाँ शासन को धार्मिक मामलों में दखल करने का अधिकार देता है संविधान। उदाहरण के लिए अस्पृश्यता अपराध घोषित किया गया। हमारा संविधान भेदभाव, छुआछूत की इजाज़त नहीं देता। तो इस प्रकार स्पष्ट है, सांप्रदायिकता कई रूप धारण करते हुए बढ़ते बढ़ते सांप्रदायिक दंगों के रूप में सामने आती है। सांप्रदायिकता सदैव नुकसानदायक होती है। किसी भी देश में सांप्रदायिकता लोगों को बांटने का काम करती है और देश के विभाजन तक की स्थिति क्रिएट कर देती है। अतः एक राष्ट्र को धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए। भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्षता संविधान की बुनियाद है, लेकिन यह बात भी ध्यान देने की है कि धर्मनिरपेक्षता का केवल संविधान में उल्लेख कर देने भर से सांप्रदायिकता का मुकाबला नहीं किया जा सकता। हमें अपने दैनिक जीवन में सांप्रदायिक पूर्वाग्रहों से मुक्त होना पड़ेगा। हमें सांप्रदायिक सोच से ऊपर उठकर मानव मात्र के भले के लिए देश हित में सोचना पड़ेगा। धर्म आधारित गोलबंदी का मुकाबला राजनीति के दायरे में करने की ज़रूरत है। आइए अब तीसरी सामाजिक विविधता, जाति के बारे में बात करें। जाति की राजनीति में क्या भूमिका है, जाति की राजनीति में किस प्रकार अभिव्यक्ति होती है, यह सब जानने से पहले हम भारत में जाति के इतिहास एवं जातीय व्यवस्था पर नज़र डाल लेते हैं। भारत में जाति व्यवस्था, जेंडर और रिलीजन के बेस पर विभाजन तो सारी दुनिया में पाया जाता है, लेकिन जातिगत विविधता केवल भारतीय समाज में ही देखने को मिलती है। भारतीय समाज में जाति एक समुदाय के रूप में देखी जाती है। जाति में रोटी बेटी का संबंध माना जाता है, यानी लोग बच्चों की शादी अपनी जाति में ही करना पसंद करते हैं और जाति में ही उठना बैठना पसंद करते हैं। प्राचीन काल से ही यह व्यवस्था चली आ रही है। भारतीय समाज में जातीय पंचायतों की भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जो जातीय नियमों के प्रति लोगों को पाबंद करते रहे हैं। लोग अपनी हदों में रहें। अगर कोई व्यक्ति जाति के बाहर जाकर के काम करता है तो उसको जात बाहर कर दिया जाता है, उसका हुक्का पानी बंद कर दिया जाता है। खाप पंचायतों के ऐसे निर्णय हमें समाज में दिखाई पड़ते हैं। तो जाति को समझने के लिए जाति के इतिहास पर नज़र डालें। प्राचीन भारतीय समाज में वर्ण व्यवस्था रही है। 4 वर्ण बने हुए थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह कार्य के विभाजन यानी डिवीजन ऑफ लेबर पर आधारित व्यवस्था थी। मोटे तौर पे समाज के 4 काम मानते हुए उनका विभाजन कर लिया गया था। कालांतर में समाज में जटिलता बढ़ी, शहरीकरण बढ़ा तो व्यवसाय भी बढ़े और वर्ण व्यवस्था जातीय व्यवस्था में बदल गई। वर्ण व्यवस्था जहाँ कर्म आधारित व्यवस्था थी, वहीं जाति जन्म आधारित व्यवस्था बन गई। इस जातीय व्यवस्था में अन्य जातियों के साथ छुआछूत का व्यवहार किया जाता था। इनको अस्पृश्य माना जाता था। महात्मा ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी, डॉक्टर BR अम्बेडकर, पेरियार रामास्वामी नायंकार आदि राजनेताओं और समाज सुधारकों ने जातिगत भेदभाव समाप्त करवाने के लिए उल्लेखनीय काम किया। इन महापुरुषों के प्रयासों और सामाजिक आर्थिक बदलावों के चलते आधुनिक भारत में जाति की संरचना और जाति व्यवस्था में भारी बदलाव आया है। वर्तमान में शहरीकरण, साक्षरता और शिक्षा के विकास, कोई भी काम करने की आज़ादी यानी कोई भी व्यवसाय आप अपना सकते हैं। गांव में जमींदारी व्यवस्था के कमज़ोर पड़ने से जाति व्यवस्था के पुराने स्वरूप और वर्ण व्यवस्था पर आधारित मानसिकता में बदलाव आया है। आधुनिक समय में ट्रेन या बस में सफ़र के दौरान आपकी बगल की सीट में कौन बैठा है, या रेस्टोरेंट में आप बैठे हैं तो आपके खाने की टेबल पे और सामने कौन व्यक्ति बैठा है, किस जाति का है या आप किस जाति के हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वर्तमान समय में जातिगत स्थिति में कुछ परिवर्तन आया है। हमारे संविधान में प्रावधान किया गया है कि जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं कर सकता। संविधान में अस्पृश्यता अपराध घोषित किया गया है। इन तमाम संवैधानिक प्रावधानों और वर्तमान बदलावों के बावजूद भी भारत में जातीय व्यवस्था पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। हालांकि जातीय बंधन ढीले हुए हैं,
लेकिन सदियों से चली आ रही इस जातीय व्यवस्था में अभी भी भेदभाव के उदाहरण मिल जाते हैं। यदा कदा हम समाचार सुनते रहते हैं कि दलित वर्ग के दूल्हे को घोड़ी पर नहीं बैठने दिया या जातिगत भेदभाव किया गया हो। जाति है कि भारत से जाति ही नहीं। बहरहाल हम जाति की राजनीति में अभिव्यक्ति या भूमिका पर चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत हम राजनीति में जाति और फिर जाति में राजनीति के बारे में देखेंगे। तो पहले हम राजनीति में जाति के बारे में देखते हैं, यानी कास्ट इन पॉलिटिक्स। राजनीति में जाति अनेक रूप ले सकती है, अर्थात राजनीति में जाति की अनेक भूमिकाएं देखने को मिलती हैं। सबसे पहले कि जब पार्टियां चुनाव के लिए उम्मीदवारों का नाम तय करती हैं तो चुनाव क्षेत्र के मतदाताओं की जातियों का हिसाब ध्यान में रखती हैं। दे कीप इन माइंड कास्ट कंपोजिशन ऑफ इलेक्टोरेट, ताकि उन्हें चुनाव जीतने के लिए ज़रूरी वोट मिल पाएँ। इसलिए चुनाव में जातिगत समीकरणों का ध्यान रखते हुए टिकट वितरण किया जाता है। मेजॉरिटी में जो कास्ट है उसको टिकट दी जाती है, वो कैंडिडेट वहाँ बनाया जाता है। दूसरा, टिकट मिलने के बाद राजनीतिक पार्टियां और उम्मीदवार समर्थन हासिल करने के लिए जातिगत भावनाओं को उकसाते हैं, यानी जातीय आधार पर वोट लेने का प्रयास करते हैं कि मैं तो आप ही की जाति का हूँ, आपके समाज का हूँ, वोट दीजिए। इस प्रकार की अपील हमें देखने को मिलती है। फिर नेक्स्ट स्टेप की सार्वभौम वयस्क मताधिकार और एक व्यक्ति एक वोट की व्यवस्था ने राजनीतिक दलों को मजबूर किया कि वे राजनीतिक समर्थन पाने और लोगों को गोलबंद करने के लिए सक्रिय हों। अब तक नीची मानी जाने वाली जातियों को भी वोट प्राप्त करने के लिए उन तक राजनीतिक दल पहुंचते हैं, क्योंकि चुनाव में वोट की कीमत तो सभी जातियों की समान है, एक व्यक्ति एक वोट। तो ऐसे में उन जातियों का भी महत्व बढ़ा है। तो इस प्रकार राजनीति में जाति महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कई बार यह भी देखने में आता है कि चुनाव जातियों का ही खेल है, कुछ और नहीं, ऐसा हमें लगने लगता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है। एक तरफ राजनीति में जाति महत्वपूर्ण दिखाई देती है, वहीं दूसरी तरफ राजनीति में केवल जाति महत्वपूर्ण नहीं भी है, और फैक्टर भी काम करते हैं। तब लगता है कि राजनीति में जाति सब कुछ नहीं है। जैसे कि देश के किसी भी एक संसदीय चुनाव क्षेत्र में किसी एक जाति के लोगों का बहुमत नहीं है, इसलिए प्रत्येक पार्टी और उम्मीदवार को चुनाव जीतने के लिए एक जाति और एक समुदाय से ज़्यादा लोगों का भरोसा हासिल करना पड़ता है। कोई भी पार्टी किसी एक जाति या समुदाय के लोगों का वोट हासिल नहीं कर सकती। जब लोग किसी जाति विशेष को किसी एक पार्टी का वोट बैंक कहते हैं तो इसका मतलब यह होता है कि उस जाति के ज़्यादातर लोग उसी पार्टी को वोट देते हैं, लेकिन 100% उस जाति के लोग उसे वोट नहीं देते। अगर किसी चुनाव क्षेत्र कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक जाति के लोगों का प्रभुत्व माना जा रहा हो तो ज़्यादातर पार्टियां उसी जातीय बाहुल्य वाली जाति के उम्मीदवार खड़ा करती हैं, टिकट देती हैं। ऐसे में एक जाति के मतदाता के सामने एक से ज़्यादा उम्मीदवार अपनी जाति के होते हैं। ऐसे में मतदाता एक उम्मीदवार को ही वोट दे पाएगा, और वोट देते समय वह जाति के अलावा सोचते हुए वोट देगा, क्योंकि अपनी जाति के तो एक से ज़्यादा उम्मीदवार हैं, तो जाति के आधार पर तो वो ये फैसला कर नहीं सकता। वहीं बहुत से मतदाताओं की जाति के उम्मीदवार चुनाव में खड़े भी नहीं होते, तो इसका मतलब ऐसे मतदाता वोट देते समय जाति के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। अतः स्पष्ट है, राजनीतिक चुनाव में जाति के अलावा भी चीज़ें मैटर करती हैं। चुनाव में नेताओं को हार का सामना भी करना पड़ता है। अगर जातियों और समुदायों की राजनीतिक पसंद एक होती तो ऐसा नहीं होता, यानी जातीय आधार पर वोट देते तो उम्मीदवार हर बार जीतते। तो स्पष्ट है, जाति के अलावा भी मतदाता सोचता है। मतदाता जाति से परे वोट करता है, जाति से ऊपर उठकर सोचता है। तो इस प्रकार स्पष्ट है, राजनीति में जाति महत्वपूर्ण फैक्टर है, नकार नहीं सकते। लेकिन साथ ही यह बात भी उतनी महत्वपूर्ण है कि जाति ही सब कुछ नहीं होती, जाति के अलावा दूसरे फैक्टर भी काम करते हैं। जाति के अलावा
पार्टियों की विचारधारा से संबंध, मतदाता का अमीर या गरीब होना, सरकार के कामकाज, विकास कार्य आदि कारक भी मतदाता को प्रभावित करते हैं। इनके आधार पर वो राजनीति में वोट करते हैं। ये तो थी राजनीति में जाति की भूमिका, जो महत्वपूर्ण है भी और महत्वपूर्ण नहीं भी, क्योंकि दूसरे कारक भी उतने ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब हम बात करें जाति में राजनीति, पॉलिटिक्स इन कास्ट। यहाँ हमें यह समझने की आवश्यकता है कि जाति और राजनीति का संबंध एक तरफा नहीं है। यानी जाति राजनीति को प्रभावित करती है तो राजनीति भी जाति को उतना ही प्रभावित करती है। यानी दोनों फैक्टर एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन होती है। जिस तरीके से राजनीति में जाति को ध्यान में रखते हुए राजनीतिक दांव-पेच लड़ाए जाते हैं, जातीय समीकरण बैठाए जाते हैं, यानी राजनीति जातिग्रस्त होती है, ठीक वैसे ही जाति में भी राजनीति का प्रयोग होता है। यह अनेक रूप धारण करती है, यानी जाति भी राजनीतिग्रस्त होती है। तो आइए देखें कि जाति में राजनीति कैसे भूमिका निभाती है, क्या भूमिका निभाती है। पॉलिटिक्स इन कास्ट। जाति में राजनीति का ही नतीजा है कि अब हर जाति खुद को बड़ा बनाना चाहती है। अतः पहले वह अपने समूह की जिन उपजातियों को छोटा या नीचा बताकर अपने से बाहर रखना चाहती थी, अब उन्हें अपने साथ लाने की कोशिश करती है। यानी जातीय लामबंदी राजनीति से ही प्रेरित है। जातीय एकजुटता देखने को मिलती है। चूँकि एक जाति अपने दम पर सत्ता पर कब्जा नहीं कर सकती, इसलिए वह ज़्यादा राजनीतिक ताकत पाने के लिए दूसरी जातियों या समुदायों को साथ लाने की कोशिश करती है। इस तरह विभिन्न जातियों के बीच संवाद और मोल-तोल होता है। अक्सर पार्टियां कहते सुनी जा सकती हैं कि वह तो 36 कौम की पार्टी है, यानी उसे विभिन्न जातियों का समर्थन मिला हुआ है, या ऐसा वो दिखाना चाहते हैं सभी जातियों का वोट लेने के लिए। तो यह विभिन्न जातियों का मेलजोल, गठबंधन राजनीति का ही परिणाम है। जाति में राजनीति के चलते आज राजनीति में नए किस्म के जातीय समूह सुनने को मिलते हैं, अगड़ा और पिछड़ा। यानी जो जातियां राजनीतिक रूप से प्रभावी नहीं हैं वह पिछड़ा वर्ग में, और जो कौम राजनीति में डोमिनेट कर रही है अगड़ा वर्ग। तो यह नए प्रकार की जातिगत गोलबंदी, अगड़ा और पिछड़ा जातियों में राजनीति का ही नतीजा है। इस प्रकार स्पष्ट है जाति राजनीति में कई तरह की भूमिकाएं निभाती है। वर्तमान में अनेक पार्टियां खास जातियों के खिलाफ भेदभाव समाप्त करने, उनके साथ ज़्यादा सम्मानजनक व्यवहार करने, उनके लिए ज़मीन जायदाद और अवसर उपलब्ध कराने की मांग को लेकर आंदोलन करते रहते हैं। अच्छी बात है। साथ ही यह भी सही है, देखने को मिलता है कि सिर्फ जाति पर जोर देना नुकसानदायक हो सकता है। सिर्फ जातिगत पहचान पर आधारित राजनीति लोकतंत्र के लिए अच्छी नहीं है। इससे अक्सर गरीबी, विकास, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे, ज़्यादा बड़े मुद्दों से लोगों का ध्यान भी भटकता है। कई बार जातिवाद तनाव, टकराव और हिंसा को भी बढ़ावा देता है। अतः स्पष्ट है जाति लोकतंत्र के लिए लाभदायक भी हो सकती है तो नुकसानदायक भी हो सकती है। इस प्रकार हमने इस वीडियो में लैंगिक विविधता, धार्मिक विविधता और जातीय विविधता के बारे में जाना। लोकतंत्र में इन विविधताओं के क्या मायने हैं, डेमोक्रेसी में इनकी क्या भूमिका है पढ़ा, इनका डेमोक्रेसी में लाभ है या नुकसान यह भी जानने का प्रयास किया। इसके साथ ही यह चैप्टर समाप्त होता है। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।